लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। 2 पॉइंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब 2 आर्टिकल हम कर चुके हैं। कहाँ कहाँ बताइए? ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ पीछे का, ठीक है? क्या था पहले बताइए? नंबर 1 आर्टिकल क्या किया था हमने? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर निकाली थी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? कहाँ पर? एक्सिस पर, या इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं क्या? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं डाइपोल की। डाइपोल क्या होता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इसको डाइपोल कहते हैं। अब अक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि जिस एक्सिस पर डाइपोल रखा है उधर ही आपने एक पॉइंट ले लिया, क्या? P। और इस P पॉइंट पर आपने क्या निकाल दी? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लास्ट पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। बताइए क्या फॉर्मूला आया था एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर्टिकल पूरा हो चुका है। 2P अपॉन में, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। डेरिवेशन से तो ड्राइव कर ही लिया था पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये दो, एक एक्सिस वाला एक इक्वाटोरियल वाला। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है वो मैं भी बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो अगर थोड़ा बड़ा फॉर्मूला लग रहा है ना तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप। देखो E इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट के ही तो होता है, ये ब्रैकेट के ही तो होता है। इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? के। तो के इंटू 2P अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को। सही है? के की वैल्यू ध्यान रखना, लेकिन के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रोनक इसको बंद कर देना, आप ही कर दो प्रिया। चलो सही है। बताओ डायरेक्शन क्या थी इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की? डायरेक्शन किधर से किधर है? निगेटिव से, मतलब इधर से इधर। निगेटिव इधर बनाया है मैंने, तो निगेटिव से पॉजिटिव इधर है। सही है? यही तो थी। अच्छा, फिर दूसरा आर्टिकल कौन सा किया था हमने? इस P पॉइंट को हम अक्षीय की जगह कहां ले गए थे? निरक्षीय स्थिति पे। कहां पे? निरक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल पॉइंट या इक्वाटोरियल पोजीशन। उसमें कुछ नहीं होता, इसको हम बोलते हैं हिंदी में निरक्षीय स्थिति। ये भी हम कर चुके हैं। निरक्षीय स्थिति, उसमें क्या किया था? इस पॉइंट को यहां से उठाकर कहां ले गए थे? सीधे यहां पे, है ना? तो अगर मैं डाइपोल बनाऊं फिर से, पहले माइनस वाला बना लेते हैं, चलो। माइनस क्यू, और फिर क्या था? प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ है। सही है? अब इधर देखो जरा, मैंने P पॉइंट कहां ले लिया? अब इसके इसके मिड पॉइंट से ठीक कितने ऊपर? R डिस्टेंस ऊपर, यही तो लिया था। अरे यही तो लिया था इक्वेटोरियल में। पहले ये पॉइंट कहां था? पहले ये पॉइंट एक्सिस पे था। अब ये पॉइंट कहां आ गया इसके? इक्वेटोरियल पे। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई थी। यहाँ कितनी आई बताओ? क्या फॉर्मूला आया? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2P की जगह क्या आता है? केवल P अपॉन में R क्यूब। तो एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 आता है और इक्वेटोरियल वाली में 2 नहीं आता। ये भी हमने ड्राइव करा दिया कल, ठीक है? लास्ट लेक्चर में ड्राइव हो गए थे ये दोनों रिलेशन हो गए, ठीक है? इसकी डायरेक्शन बताई थी क्या? इसकी डायरेक्शन नहीं बताई थी, है ना? तो अब आपसे पूछा जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो किधर होगी बताना। जैसे आपने इसकी बताई थी, इसकी डायरेक्शन क्या बताई है? देखो आपने निगेटिव से पॉजिटिव बताइए, नहीं बताइए? क्यों बताइए निगेटिव से पॉजिटिव? ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पॉजिटिव वाले की कम। तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ज्यादा की तरफ ही तो आएगा। तो निगेटिव से, इसकी ऐसी बताओ डायरेक्शन किधर आएगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही थी बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर आ रही थी? कल जो आर्टिकल किया था उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही थी बताइए? अरे इस पॉइंट पर जो नेट ई नेट आ रहा था वो इधर ही तो आ रहा था। चेक करो, चेक करो कल वाले डायग्राम। कल वाला डायग्राम कहाँ है आपका? लास्ट लेक्चर वाला, इसका इसका जो डायग्राम बनवाया था उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी, याद है?
एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी, इसको ई ए कहा, इसको ई बी कहा। तो इन दोनों का नेट कहां से जा रहा था? बिल्कुल यही तो था ई नेट। और ये कैसे निकाला था? ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा दोनों को ऐड कर दिया था, 2 ई कॉस थीटा। पूरा डेरिवेशन अब मैं नहीं कर रहा, उसको मैं पीछे करा चुका हूं, ठीक है। आप केवल ये देखो कि ई नेट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर। अब ये डायरेक्शन किधर से किधर है? पॉजिटिव से। जैसे ये निगेटिव से और ये पॉजिटिव से, तो डायरेक्शन हमारी कहां से कहां है? पॉजिटिव से कहां है? निगेटिव है। बस इतना याद रखना कि डायरेक्शन हमारी जो इक्वेटोरियल वाली डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव से किधर है? निगेटिव। और जो एक्सिस पर डायरेक्शन वो किधर है? निगेटिव से। लिख लो डायरेक्शन उसके नीचे, ये जहां पे फॉर्मूला ड्राइव होकर आया ना उसके नीचे लिखो, ये डायरेक्शन लिखो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। तो डाइपोल के दोनों मतलब एक हमने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है और एक इक्वेटोरियल पे भी निकाल दी है। अब मैंने एक तीसरा आर्टिकल बताया था, अरे बात मत करो, तीसरा आर्टिकल क्या बताया था कि जब हम एक्सिस पर निकाल लेंगे इक्वेटोरियल पर निकाल लेंगे, बोर्ड में ये वाले दोनों आर्टिकल बार बार रिपीट हुए हैं। आप देखोगे ना इनकी सन, क्वेश्चन बैंक आती है उसमें सन देखोगी ना इनकी, तो ऐसे लिखा होगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 11 12 13 14 15 16, हर साल आते हैं आर्टिकल, दोनों में से एक आता है जरूर, ठीक है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तीसरा आर्टिकल भी मैं करा रहा हूं, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो एक्सिस पे निकालेंगे ना इक्वेटोरियल पे, कहीं बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, जनरल पॉइंट। कहीं भी तो हो सकता, भाई पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। ये डाइपोल है, मैं यहां कहीं पॉइंट ले लूंगा हवा में, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा। अब ये ना तो एक्सिस पे है, ना ये इसके बिल्कुल इक्वेटोरियल पे, ना अक्ष पे है ना निरक्ष पे है, बीच में कहीं है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? ये वाला आर्टिकल बोर्ड में नहीं पूछा गया है, जो अब मैं तीसरा वाला करा रहा हूं। पहला दूसरा बहुत बार पूछा गया है, लेकिन क्या पता आ सकता है, तो इसलिए कर लेते हैं, ठीक है। और नॉलेज के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आप, हेडिंग लिखिए, थर्ड आर्टिकल है ये, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। हिंदी में लिखिए, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। अब हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट एनी पॉइंट। देखिए, एट एनी पॉइंट, यहाँ पे एक मैं सुंदर सा डायपोल बना रहा हूं फिर से, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। दो चार्ज हो गए, बीच में कुछ डिस्टेंस है दोनों के, ठीक। यहां मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है ओ, इससे कितनी डिस्टेंस है एल, और यहां से कितनी डिस्टेंस है एल। इधर देखो जरा आप, बोर्ड पर देखो, इसको डायपोल कहते हैं। जब हम दो चार्ज ले लेते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ डिस्टेंस पे, तो इसको डाइपोल का, डाइपोल का मतलब डाई मतलब दो, और पोल मतलब सिरे, जिसके दो सिरे हो उसको डाइपोल कहा जाए। और दोनों सिरों पर क्या रखा हुआ है? एक एक चार्ज, ठीक है। सिंगल चार्ज जब रखा होता है ना खाली, जैसे खाली प्लस क्यू है, तो इसको क्या कहते हैं? सिंगल चार्ज को क्या बोलते हैं? सिंगल चार्ज को क्या बोलते हैं? मोनोपोल। सिंगल चार्ज को क्या बोलते हैं? और डबल चार्ज को डाइपोल। तीन चार्ज होते तो ट्राइपोल, और चार होते तो क्वाड्रुपोल, क्वाड्रुपोल, ठीक है। हमें अभी दो चार्ज वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो दो चार्ज वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है? डाइपोल। हर चार्ज की चारों तरफ अपनी एक फील्ड होती है, इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया है पीछे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये माइनस का चार्ज है, इसकी भी फील्ड होगी, ये प्लस का चार्ज है, इसकी भी फील्ड होगी।
अब मैं रैंडम एक पॉइंट ले लेता हूं कहीं पे और उस पॉइंट पर हम फील्ड निकालेंगे टोटल कितनी होगी, इसकी वजह से भी होगी इसकी वजह से भी होगी, तो हम टोटल फील्ड निकालेंगे। ये तो करते आ रहे हैं 3 आर्टिकल में, ठीक है। तो रैंडम पॉइंट ले लेते हैं एक, देखो कहां ले रहा हूं मैं पॉइंट, कहां लूं बताओ, आप बताओ। कहीं भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ना एक्सिस पे हो ना इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ले लूंगा तो ये तो एक्सिस हो जाएगा, सीधे ऊपर ले लूंगा तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। मैं यहाँ बीच में कहीं ले लेता हूँ लोग, ये ले लिया मैंने पी पॉइंट। अब इसको ना हम एक्सिस पे कह सकते हैं ना इक्वेटोरियल पे। बताइए इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी मानी जाती है, सेंटर से मानते हैं डिस्टेंस हमेशा, कितनी डिस्टेंस पे मानते हैं इसको। अरे जब ये इधर था तब भी आर था, इधर था तब भी आर था, अब अभी भी तो कितना होगा, आर डिस्टेंस पर मैंने ये पॉइंट ले लिया, आर डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिया भाई मैंने। अब मैं इसकी वजह से भी फील्ड होगी यहाँ पे, इसकी वजह से भी होगी, तो टोटल फील्ड निकालूंगा इस पी पॉइंट पर, टोटल फील्ड कितनी हो, ठीक है। लिखिए पहले इसमें थोड़ा सा, लिखिए माना पहले हिंदी में, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इंग्लिश मीडियम वाले जब तक डायग्राम बना लें 4-5 लाइन छोड़कर, नहीं बनाएंगे, भरोसा नहीं है 4-5 लाइन का है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, l प्लस l 2l, जिनके बीच की दूरी 2l है, 2l है, क्या 2l है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से, सॉरी द्विध्रुव के, थोड़ी आटे में नमक बराबर इंग्लिश तो चल सकती है, डाइपोल द्विध्रुव एक ही, हाँ द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि आप इसको खुद भी बना सकते हो। देखो मैं इतनी आसान थ्योरी बोलता हूँ कि आप खुद से जो डायग्राम है उसको देख के खुद भी बना सकते हो, चाहो तो। बना ली इंग्लिश वालों ने, चलो लिखो। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब बना लो डायग्राम, पहले बना लिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, having the distance 2l between them, having the distance 2l between them. Now let us consider a point P. Now let us consider a point P in any random direction, in any random direction, in any random direction at the distance r, at the distance r, at the distance r from the midpoint of the dipole, from the midpoint of the dipole, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अब देखो, इधर देखो जरा बोर्ड पर, इसको हम
जैसे फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल किए वैसे नहीं करना है। जो फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल है उनका बिल्कुल सेम अप्रोच है। क्या अप्रोच था बताओ? पहले हम उनको सेंटर से डिस्टेंस मान लेते थे आर, फिर हम उसकी दोनों चार्ज से डिस्टेंस निकालते थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते थे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे। यही तो करते थे। पहले में भी यही किया था, दूसरे में भी यही किया था। यहां पे नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि पॉइंट आपने रैंडम लिया है। अगर मैं यहां देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं, इसको बी कहूं और आपसे कहूं कि बी से पी तक की डिस्टेंस निकालिए, नहीं निकाल पाओगे। बी से पी तक का डिस्टेंस पूछूंगा, निकाल सकते हो? क्या पता कहाँ है वो, अब फिक्स थोड़ी है कोई। ए से पी तक का कहूंगा वो भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ना तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ना कुछ, ना पाइथागोरस लग पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है। और मान लो तुमने इस पॉइंट पर निकाल भी दिया किसी तरीके से, तो ये तो कहीं भी हो सकता था पॉइंट। मैं इस पॉइंट को यहां ले आऊंगा नीचे, अब निकालना, नहीं निकाल। तो उस वाले अप्रोच से नहीं करना जिससे पहला और दूसरा आर्टिकल किया है, इसमें नया अप्रोच लगे। ठीक है। कैसे लगेगा देखो, ध्यान समझो। मुझे बताओ, ये जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। जिसको पीछे का पढ़ाया हुआ है याद है, उसको ही समझ में आएगा, ये वरना समझ में नहीं आएगा। और मैंने बता दिया, ये बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं पूछा गया है आज तक। आज तक का मतलब बहुत कम पूछा गया है। ठीक है। समझ में आ जाए तो ठीक है, आ जाना चाहिए। देखो इधर समझो, एक माइनस का क्यू चार्ज है और एक प्लस का क्यू चार्ज है। मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया है पी। क्या होता है? पी। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है पी की? माइनस से। तो अगर इस डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट बनाऊं तो ऐसे ही तो बनेगा। पी वेक्टर ऐसे ही तो बनेगा। माइनस पी से माइनस क्यू से प्लस क्यू, ऐसी तो बनेगी डायरेक्शन पी की। सही है। ठीक है। मान लेते हैं ये जो एंगल है पी का, जो पी वेक्टर का एंगल है, इसके साथ आर के साथ वो कितना है? थीटा। मतलब हम मान रहे हैं कि जो थीटा एंगल पे है ना वो पॉइंट है। मतलब पॉइंट का एंगल कितना है? थीटा। थीटा एंगल है और आर डिस्टेंस है, तो पॉइंट तक पहुंच जाओगे। थीटा एंगल जाओ और आर डिस्टेंस जाओ तो पॉइंट मिल जाएगा। सही है। ठीक। अब मुझे बताओ, मैंने कल समझाया था ये वाला कॉन्सेप्ट और 11th में भी है, कि जब भी कोई वेक्टर थीटा एंगल पे होता है, जब भी कोई वेक्टर थीटा एंगल पे होता है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। 11th में बहुत यूज किया है इस चीज का। एक जो थीटा की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं? ए कॉस थीटा। और जो ऐसे परपेंडिकुलर जाता है उसको क्या बोलते हैं? ये कंपोनेंट ब्रेक करे हैं आपने, करे हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, ऐसे हमारा यहाँ पी वेक्टर है, तो इस पी वेक्टर के भी क्या आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं? एक थीटा की तरफ आएगा उसको पी कॉस थीटा कहा जाएगा, और एक 90 डिग्री पे आएगा उसको क्या कहा जाएगा? पी साइन। कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, इस पी का जो पहला कंपोनेंट आएगा, वो येलो कलर से बना रहा हूं, वो इधर आएगा क्या? थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या कहा जाएगा? पी कॉस थीटा। थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट आया? पी कॉस थीटा। और 90 डिग्री पे जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा? 90 डिग्री। अब यहां से 90 डिग्री ऐसा ही तो बनेगा कुछ। ये डाइपोल और ये 90 नहीं है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट 90 है ना? तो ये क्या बनेगा बताओ? पी साइन थीटा। मतलब जो पी वेक्टर था डाइपोल का, उसको मैंने दो जगह तोड़ दिया, एक पी कॉस थीटा और एक पी। अब इसको दिमाग में ऐसे इमेजिन करो कि ये जो डाइपोल था पी, ये डाइपोल मैंने दो जगह तोड़ दिया। डाइपोल टूट चुका है, ऐसे समझो आप, क्योंकि पी तो डाइपोल मूवमेंट ही होता है ना। और डाइपोल का कुछ हिस्सा इधर चला गया है और कुछ हिस्सा ऐसे हो गया है। डाइपोल को तोड़ दिया। ऐसे नहीं समझते हैं इसको। माइनस क्यू प्लस क्यू का कुछ हिस्सा इधर आ गया, इधर भी माइनस क्यू प्लस क्यू ही है और इधर भी माइनस क्यू प्लस क्यू ही है। ऐसे नहीं, क्या एक माइनस क्यू उधर दे दिया, प्लस क्यू उधर दे दिया। तोड़ने का मतलब है, डाइपोल यहां पे भी है, डाइपोल यहां पे भी है, दोनों जगह डाइपोल है। पहले थोड़ा बड़ा वाला डाइपोल था, अब दोनों छोटे छोटे डाइपोल है। ऐसा समझो, बड़े डाइपोल के दो छोटे छोटे डाइपोल बना दिए, एक इधर और एक इधर। कंपोनेंट जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं ना, ओरिजिनल वाली वैल्यू से। ठीक, समझ गए? अब मुझे बताओ, एक डाइपोल ये है पी कॉस थीटा और एक डाइपोल ये है पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहां पर है?
P cos थीटा का डाइपोल ऐसे ही तो रखा हुआ है। इसके लिए, इस वाले डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहां पर है? एक्सिस पर नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये छोटा सा डाइपोल बन चुका है, ऐसे इमेजिन करो, यहाँ माइनस का क्यू है और यहाँ पे प्लस का क्यू, इमेजिन कर लो छोटा सा, ऐसे करके इमेजिन करो। अब ये जो डाइपोल है छोटा वाला, इसके लिए तो ये पॉइंट एक्सिस पे ही आ गया। पहला जो आर्टिकल पढ़ा है एक्सिस वाला, वही तो बन गया, देखो एक्सिस पे तो आ गया, इसके लिए आ गया। और ये जो दूसरा डाइपोल है, ये छोटा वाला, ये भी छोटा सा डाइपोल है, इसके लिए पॉइंट कैसा आ गया? इक्वेटोरियल पे आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो तुम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे करके बड़ा कर लो इसको, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे कर लो, सही है। तो इस वाले डाइपोल के लिए ये 90 डिग्री पे पॉइंट है, और इस वाले डाइपोल के लिए ये एक्सिस पे पॉइंट है। और तुम इस पॉइंट को कहीं भी ले लो चाहे, जब भी ये डाइपोल टूटेगा, एक डाइपोल के लिए वो पॉइंट एक्सिस पे आ जाएगा, और एक डाइपोल के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। यानी पीछे के दोनों आर्टिकल जो पढ़ाए ना, आर्टिकल 1 और 2, वो दोनों रिपीट हो गए, हो गए। अब हम जानते हैं कि इस वाले डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो भी हमें पता है, इसके लिए कितनी होती है वो भी पता है। दोनों की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो एनी पॉइंट जब कहेगा तो डाइपोल को तोड़ना पड़ेगा, डाइपोल को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। हाँ, इस डायग्राम को बनाइए और फिर थोड़ी सी थ्योरी और लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। लिखिए, नीचे एक लाइन लिखिए छोटी सी। अ, द्विध्रुव आघूर्ण P को, द्विध्रुव आघूर्ण P को, द्विध्रुव आघूर्ण P को दो दो घटकों, दो घटकों, घटक मीन्स कंपोनेंट, दो घटकों P cos थीटा और P sin थीटा, द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों, घटक, घटक जो होते हैं यार, कंपोनेंट, दो घटकों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आटे में नमक बराबर इंग्लिश चलाओ। अब घटक लिखना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कंपोनेंट से समझ में आ रही है बात, तो कंपोनेंट ही लिख लो ना, घटक लिखना ही क्यों, कंपोनेंट ही लिख लो, है ना। दो कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा, P cos थीटा और P sin थीटा में तोड़ सकते हैं, P sin थीटा और P cos थीटा में तोड़ सकते हैं। P cos थीटा के लिए बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, P cos थीटा के लिए बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, P cos थीटा के लिए बिंदु अक्षीय स्थिति पर है, और P sin थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति पर है, और P sin थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति पर है। इंग्लिश में लिखिए, देखिए, वी कैन, नई लाइन से, वी कैन रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट P, वी कैन रिजॉल्व द डाइपोल मोमेंट P into two components, the dipole moment P into two components, into two components, into two components, P cos theta and P sin theta, P cos theta and P sin theta, P cos theta and P sin theta, ठीक है। आगे लिखिए, 4P cos theta, 4P cos theta, the point P is lying on the axis, 4P cos theta, the point P is lying on the axis, the point P lying on the axis, and 4P sin theta, and 4P sin theta
4p sin थीटा पॉइंट p 4p sin थीटा पॉइंट p is lying at the equatorial position. Point P is lying on the equatorial position. ठीक है, अब इधर बोर्ड पे देखो जरा। हाँ भाई बताना, इस P पॉइंट पर अब हमें डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। दो डाइपोल हैं, पहले ये P cos थीटा को देखो। P cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे ही तो है। P cos थीटा की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी एक्सिस की डायरेक्शन किधर होती है? जब डाइपोल के एक्सिस पे पॉइंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? P पॉइंट पे। अभी तो बताया था पीछे रिवीजन में, निगेटिव से मतलब, और निगेटिव से पॉजिटिव, यही तो मतलब जिधर पी की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब इधर। ये तो होता है नेट, है ना? मैंने लिखवाया था जिधर डाइपोल की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सिस पे। तो डाइपोल इधर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगी? ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सिस वाली। कौन सी? जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है एक्सिस में, वही उसकी डायरेक्शन होती है। अब पी वेक्टर ऐसे है तो निगेटिव चार्ज इधर ही तो रखा होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर रखा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब इधर से इधर ही तो हुई। समझ लो डायरेक्शन कैसे बना रहा हूं। एक्सिस पर डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है, पढ़ा है? तो निगेटिव से पॉजिटिव इधर ही तो जाओगे, तो इस पॉइंट पे इधर ही तो जाओगे एक्सिस पे। और परपेंडिकुलर पे डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से। अब इधर है डायरेक्शन इसकी, तो निगेटिव चार्ज किधर रखा होगा? इधर। और पॉजिटिव चार्ज किधर रखा होगा? ऐसे ही तो रखा होगा डाइपोल में। परपेंडिकुलर पे डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव से निगेटिव मतलब इधर से इधर, ये तो होगी। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये इक्वाटोरियल वाली है। कौन सी है? ऐसे लिख देता हूं इसको, ई परपेंडिकुलर वाली। अरे ये डायरेक्शन समझ में आई नहीं है, ये बताओ। इसके लिए एक्सिस पे था तो एक्सिस पे डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर बना दी। इसके लिए किधर होती है? अपोजिट। अभी इधर क्या बताया था, कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव। किसे? मैं दोबारा समझा रहा हूं, समझ तो लो। देखो निशांत, पहला दूसरा आर्टिकल कंप्लीट है तो कहां से समझ में आएगा? पहला वाला तो है, पहली समझ में आ गई है। इधर देखो, पहली डायरेक्शन कैसे आई है? माइनस से प्लस है, तो माइनस से प्लस इधर ही तो जाओगे। ये तो इसके लिए हो गई। अब इसमें मैंने बताया था दूसरे आर्टिकल में कि डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी। किधर? प्लस वाले चार्ज से माइनस वाले की तरफ, इधर। सही है। अब इधर देखो, प्लस का चार्ज किधर है? माइनस का किधर है? तो प्लस से माइनस इधर ही तो होगी, तो ये बना दिया डायरेक्शन। इसकी सीधी आई आगे और इसकी किधर आई? इधर। हाँ, डायरेक्शन नहीं आ रही समझ में? तुमने तो पढ़े हैं दोनों आर्टिकल, तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? देखो इधर देखो, ये पी कॉस थीटा है, इसके लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है, तो इसमें डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव आगे की तरफ है। सही है। इसके लिए हाँ हाँ, ये जो किया इधर को मैंने, इस वाले डायपोल के लिए देखो, ये दूसरा डायपोल है ना, अब इसमें प्लस से माइनस की तरफ होती है। प्लस से मतलब इधर ही तो हुई, तो इसलिए इधर बना दी मैंने। इसमें इधर की तरफ होती है प्लस से माइनस की तरफ से। हाँ, जैसे ऐसे जा रही है और ऐसे बिल्कुल पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। अरे जैसे इस डायग्राम में है, देखो ना, यहाँ पे देखो, प्लस से माइनस इधर ही तो हुआ, तो मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे बनाई नहीं डायरेक्शन। तो ये जैसा डायपोल है ऐसे ही है, ये इधर बता रही है डायरेक्शन तो मैंने इधर बना दी। डायपोल के ऊपर थोड़ी बनानी है, पॉइंट के ऊपर बनानी है ना हमें तो। ठीक है। अरे बन गई। तो अब ये ई एक्सिस हो गई और ये ई परपेंडिकुलर। कोई बात ना, लगना आगे। अब इधर देखो,
दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई पी पॉइंट पर, एक ऐसे और एक ऐसे, तो नेट किधर होगी? बताया था दो वेक्टर जब ऐसे 90 डिग्री पे होते हैं तो नेट इनके कहाँ होता है? ये दोनों 90 पे हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट 90 पे है ना, ये दोनों 90 पे होंगे बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट किस पे हैं? तो इसकी इधर फील्ड है, इसकी इधर फील्ड है, जब ये 90 पे है ये दोनों, तो इनकी डायरेक्शन भी तो 90 पे होंगी, ये 100% 90 है। अब कंपोनेंट जो होगा वो बिल्कुल बीच में से होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों फील्ड बराबर थोड़ी होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये तो होती है 2p/r³ और ये होती है p/r³, तो अलग अलग फील्ड है, अलग अलग फील्ड है तो बिल्कुल बीच से नहीं जाएगा, कहीं से जाएगा, बीच में कहीं बना देता हूं ऐसे करके, सही है, इसको कहूंगा ई नेट। होगा बीच में, बिल्कुल बीच में होगा नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। देखो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग थे, ये परपेंडिकुलर के लिए है p/r³ और ये 2p/r³ है, देखो अलग अलग है, तो यहाँ 2 का फैक्टर अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो बिल्कुल बीच से नहीं जाएगा। हाँ ये ई इसमें, इसमें क्यों सेम होंगी जब उधर ही सेम नहीं है तो? अरे ई एक्सिस की अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर की अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम नहीं है। अभी मैं लिखूंगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी है, पहले डायग्राम बनाओ, बताओ जरा। ये ई नेट निकलेगा कैसे? इस ई नेट की वैल्यू निकालनी है मुझे, कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, ई नेट का क्या फॉर्मूला होता है? मैं पूछ रहा हूं कि एक वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सुन लो, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, रिजल्टेंट बीच में से होगा, इस रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा ये पूछ रहा हूं। तो आर बराबर कॉस थीटा, और थीटा हमारा यहाँ पे कितना है? तो बिल्कुल यही तो इधर बन रहा है, देखो ए की जगह ई एक्सिस है, बी की जगह ई परपेंडिकुलर है, और आर की जगह ये ई नेट है, तो जो आर का फॉर्मूला लिखा है वो ई नेट का हो जाएगा अब। तो रूट में क्या लिखूं बताओ? ए स्क्वायर मतलब ई एक्सिस का स्क्वायर, सही है, बी स्क्वायर मतलब ई परपेंडिकुलर प्लस, प्लस है माइनस है? प्लस है, फिर 2ab cos थीटा, यही तो है, तो लिखो 2a कितना है, ई एक्सिस, बी कितना है, ई परपेंडिकुलर, और cos थीटा कितना है, 90। लिख सकते हैं cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बची कौन कौन, ई एक्सिस और ई परपेंडिकुलर। तो ई नेट अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। अब बताइए, ई एक्सिस का फॉर्मूला सुनाओ लड़की, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सिस पे होती है तो क्या फॉर्मूला आया था, पहला आर्टिकल का आंसर पूछ रहे हैं तुमसे। 1/4 पाई, नहीं नहीं ये बता रही है, इन्हें बताइए, एप्सिलॉन नॉट, लड़की ई एक्सिस का पूछ रहे हैं अब हम। हाँ 2p³ है, क्यूब ही है, क्यूब क्यों किया आप? देख लो आर्टिकल में क्या आया लास्ट में, सही है, ई एक्सिस लिख दिया आपने। अब बताओ ई परपेंडिकुलर का कौन सुनाएगा? नंदिनी कह रही मैं सुनाऊंगी, सुनाओ नंदिनी, सुनाओ। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 हट जाता है बस, है ना, पी अपॉन में, मिल गई दोनों वैल्यू, हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इनको दोबारा नहीं करना है। यहाँ ई एक्सिस की जगह ये रख देता हूँ, और यहाँ ई परपेंडिकुलर की जगह ये है, भाई सही है, रख दूं, ठीक है यहाँ तक, कोई गलती नहीं है, देख लो ये फॉर्मूले सही बताए गए हैं।
ई एक्सिस का तो यही आया था, ई परपेंडिकुलर का भी यही था। फॉर्मूले तो सही है, लेकिन हमारे केस के लिए सही बैठ रहे फॉर्मूले। क्यों? तो क्या हुआ? तो इसका एक्सिस के लिए है तो ये, और ये परपेंडिकुलर के लिए है, ठीक तो है। क्या नहीं पता? यार यही तो मसला था, इतनी देर से सुलझाया है। ये जो पी पॉइंट कहीं भी है, इस कहीं भी को हमने दो दो कंपोनेंट में तोड़ तो दिया। अब ये एक डाइपोल के लिए एक्सिस पर और एक डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर है। अब कहीं भी हो, एक के लिए एक्सिस पे आएगा और एक के लिए, तो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर की है। इसमें दिक्कत क्या है बताओ? देखो प्रॉब्लम क्या है समझो, फॉर्मूले तो सही है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब डाइपोल मोमेंट पी होगा। एक्सिस के लिए जो डाइपोल है, क्या वो पी है या पी कॉस थीटा है? एक्सिस का जो डाइपोल है वो पी नहीं है, पी तो पहले था शुरू में बिल्कुल। अब तो पी को आपने तोड़ दिया, एक पी कॉस थीटा में और एक पी, तो जो एक्सिस के लिए डाइपोल है उसका नाम क्या है, और जो परपेंडिकुलर के डाइपोल है उसका नाम क्या है? तो एक्सिस वाले फॉर्मूले में पी नहीं आएगा, अब क्या आएगा? पी कॉस। डाइपोल मोमेंट बदल गया है भाई। और परपेंडिकुलर वाले में क्या आएगा? पी साइन। अब ये है करेक्ट, इसके लिए ये करेक्ट है। वैसे तो वो फॉर्मूले ठीक थे, लेकिन हमारे वाले केस में अब पी नहीं है, पी कॉस थीटा है और वो पी साइन थीटा है। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1। इनको नोट करो पहले। ठीक है, पुट करो वैल्यू। भाई कुछ नहीं करना, ये जो ई एक्सिस ई परपेंडिकुलर है इनको यहाँ रखना है ना, ई नेट में तक तो निकलेगा ई नेट, तो रखवाएगा कोई? ई नेट इज इक्वल टू क्या रखूं, बड़ा सा रूट लगा देता हूं। पहले ई एक्सिस की जगह रखना, वो पूरे का स्क्वायर भी होगा। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, देखो मैं कॉमन ले लेता हूं ना पहले, है ना। इसमें वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या क्या कॉमन आ जाएगा? पूरा ब्रैकेट कॉमन आएगा, और आर क्यूब भी कॉमन आएगा देखो, और पी भी कॉमन आएगा देखो, है ना। तो देखना, अगर समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट कर लेता हूँ, वरना एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा मुझे। अगर आप समझ पाए तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। बढ़ा दूं? नहीं समझ पाए? करने तो दो पहले मुझे, तभी तो देखेंगे समझ पाए नहीं। समझो, इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू में कॉमन बताओ क्या क्या आने थे। एक तो ब्रैकेट कॉमन है, एक पी कॉमन है, पी, और एक आर क्यूब कॉमन है। जब दोनों वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो दोनों में से कॉमन निकालूंगा ये सारी चीजें, और जब कॉमन निकालूंगा तो इन पे भी स्क्वायर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और स्क्वायर वाली वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। मतलब ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये सब रूट से कहाँ जाएगा? बाहर, स्क्वायर से। समझ गए? तो क्या क्या बाहर आया बताना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, पी भी बाहर आ गया, कॉस थीटा नहीं आएगा क्योंकि कॉमन थोड़ी था कॉस थीटा। पी तो कॉमन था और आर क्यूब भी तो कॉमन था, इसका पूरे का स्क्वायर था, लेकिन वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। सही है। तो अब इधर क्या बचा, पहली वाली वैल्यू में क्या बचा? टू बचा, टू भी तो बचा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर क्या बचा? समझ में आ गया तो यहीं से आगे बढ़ा देता हूँ, वरना मैं पुट कर दूंगा अंदर। बताओ, जल्दी बताओ, बताऊं? कॉमन समझ गया ना क्या क्या ले लिया? भाई ब्रैकेट कॉमन था, पी कॉमन था, आर क्यूब कॉमन था, उसको कॉमन लिया, उस पूरे पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, तो अंदर क्या क्या बचा? 2 का 4 बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। सही है। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ये 4 भी तो है इसके साथ, ऐसा थोड़ी ना बंद कर दो कि 4 ही तो है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखना जरा, ई नेट को तो ऐसे लिख दिया, पी ऐसे ही लिखा, आर क्यूब ऐसे ही लिखा, रूट के अंदर बात चल रही है। यहाँ पे अगर 4 नहीं होता तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ये 4 है ना, इसको 3 लिख रहा हूँ। कितना? 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा अलग लिख लेता हूँ। बताओ, 3 और 1 अभी भी तो कितने हो गए?
और एक साइन स्क्वायर थीटा भी है, सही है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो सकता है और ये ऐसे ही रहेगा, सही है, कर सकते हैं। चलो बताओ क्या आया फाइनल फॉर्मूला, ई नेट ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर P/r³ रूट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमारा वो होगा ना, किसी भी जनरल पॉइंट पे होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नोट कर लो। करो, ये जो आंसर आया है ना, ये सबसे जनरल आंसर है, मतलब ये सबसे जनरल आंसर है। इस वाले आंसर से तुम पहले आर्टिकल का आंसर भी निकाल सकते हो और दूसरे आर्टिकल का आंसर भी निकाल सकते हो। कैसे कैसे देखो समझो जरा, हमारा थीटा जब एंगल है तो पॉइंट पी यहां है, बताओ अगर इस पॉइंट पी को मुझे एक्सिस पे लाना है, कहां लाना है, इस पॉइंट पी को मुझे यहाँ एक्सिस पे लेके आना है, तो जब ये पॉइंट पी एक्सिस पे आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा एक्सिस पे, अभी थीटा इतना है, जब ये पॉइंट पी यहां आ जाएगा तो थीटा तो खत्म हो जाएगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। अगर इस फॉर्मूले में थीटा 0 रख दोगे ना आप, तो जो फर्स्ट आर्टिकल का रिजल्ट था वो आ जाएगा। रख के देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू कितना, भाई थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर पॉइंट कहां आ जाएगा बताओ, एक्सिस पे आ जाएगा, एक्सिस वाला आंसर आ जाना चाहिए अब। तो रख के देखते हैं, यहाँ थीटा 0 कर दो आप, तो क्या आएगा देखो, ई एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम रहेगा, पी ऐसे ही रहेगा, r³ ऐसे ही रहेगा, रूट में बताओ क्या आया 3 कॉस स्क्वायर 0, थीटा इजी 0 कर दिया, और प्लस में बताओ कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, तो 3 इंटू 1 3, 3+1, और 4 रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, तो 2p/r³, ये तो था पहले वाले का आंसर। देखो यहाँ 1 आया, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 4 का रूट निकला तो 2 आ गया। इसी वाले रिजल्ट से इक्वाटोरियल भी आ जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो लो, इक्वाटोरियल के लिए पॉइंट कहां चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ ऊपर, ठीक ऊपर इसके, तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर ये पॉइंट बिल्कुल ठीक यहाँ आ जाएगा तो थीटा, अभी ये है सीधा हो जाएगा, अगर थीटा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 तो हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा तो ये 90 तो हो जाएगा। अगर इसमें थीटा 90 रख दूं तो cos 90 क्या होता है 0, 0+1 1, 1 का रूट 1, तो इतना ही तो बचा। और ये देख लो सेकंड वाले आर्टिकल का फॉर्मूला, नहीं करने दो, अगर मान लो खाली एक्सेस पे पूछा है तो एक्सेस वाला करना है, खाली इक्वाटोरियल पे पूछा तो इक्वाटोरियल वाला करना है, ये तो किसी भी पॉइंट के लिए है, ये नहीं कि पहले तुम जनरल करोगे फिर एक्सेस वाला कर दोगे, छोटा है ये लेकिन करना उसी को ऐसे वैसे ही है। हाँ इसको नोट करो, और वो वाला भी कर लो, इक्वाटोरियल वाला भी कर लो, इसके नीचे करा देता हूं मैं, देखो इफ, दूसरा वाला भी कर रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू कितना 90, कर लो लिख लो ना, फॉर्मूला लिखने में क्या जा रहा है, तो ये ई परपेंडिकुलर का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा P/r³, ये भी लिख लो ये भी लिख लो, दोनों लिख लो, इसीलिए इसको मैंने जनरल कहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का मतलब दोनों आ सकते हैं उसमें, एक्सिस भी और इक्वेटोरियल। बस ये 3 आर्टिकल थे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ेंगे।